नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड अभ्यर्थियों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उनके लिए हम इस क्लास में राजस्थान जीके के 200 प्लस क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। क्लास अभ्यर्थियों रामायण साबित होने वाली है। टाइम अभ्यर्थियों आपका अंतिम समय बचा है एग्जाम का। ये तैयारी आपके सिलेक्शन को डिसाइड करेगी कि आप अभ्यर्थियों कितनी तैयारी अंतिम समय में अभ्यर्थियों कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। 200 में से अपना स्कोर बताना कि आपका स्कोर क्या रहता है। पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का सबसे नवीन जंतुआलय है वो कौन सा है। ऑप्शन हो जाते हैं कोटा जंतुआलय, जोधपुर, बीकानेरिया तो आपका जयपुर। तो राइट आंसर की बात की जाए तो आपका जो जयपुर जंतुआलय है ये नवीनतम जंतुआलय हो जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे अभ्यर्थियों कि रणथंभौर बाघ परियोजना को कब प्रारंभ किया गया था। स्टार लगा के रखना भाई। रणथंभौर बाघ परियोजना को अभ्यर्थियों 1973 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है, बस क्लास को अभ्यर्थियों ध्यान से सुनना, आपको एंड तक देख लेना और क्लास को ध्यान से जरूर सुन लेना। राजस्थान के किन जिलों में मरुस्थल अधिकता में विस्तृत है अभ्यर्थियों। तो मरुस्थल कौन कौन से जिलों में पाया जाता है ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर अभ्यर्थियों बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। यहाँ पर अभ्यर्थियों अधिकतर राजस्थान में अभ्यर्थियों जो आपका मरुस्थल है वो पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के मरुस्थल का अन्य नाम क्या है। तो राजस्थान का जो मरुस्थल है उसका अन्य नाम अभ्यर्थियों हम थार के नाम से भी इसको जानते हैं। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है वो कौन से अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना भाई, क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बरखान अभ्यर्थियों सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप होते हैं अभ्यर्थियों जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। पवनों के द्वारा अभ्यर्थियों ये बनते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। तो राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र अभ्यर्थियों पूर्वी मैदानी भाग है। ए ऑप्शन है अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। और स्टार लगा के रखना क्योंकि राजस्थान लेवल के कई एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। भाई लाइक किसी ने नहीं किया तो लाइक सभी बच्चों को कर देना है। इतने विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं, लाइक सबको कर देना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में मुख्यतः किस नदी द्वारा सिंचाई होती है। तो कौन सी नदी अभ्यर्थियों दक्षिणी और पूर्वी पठारी प्रदेश में बहती है। तो राइट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन अभ्यर्थियों यानी कि चंबल नदी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। चंबल नदी अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य की बात आती है ये अभ्यर्थियों आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि रणथंभौर अभ्यारण्य में इंडिया इको डेवलपमेंट परियोजना किस संस्था की सहायता से प्रारंभ की गई थी। स्टार लगा के रखना भाई, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो राइट आंसर अभ्यर्थियों विश्व बैंक के द्वारा स्थापित की गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कोटा जंतुआलय की स्थापना कब की गई। तो कोटा जंतुआलय की स्थापना आपसे पूछी है सन अभ्यर्थियों याद रखना 1954 ईस्वी में कोटा जंतुआलय की स्थापना हुई थी अभ्यर्थियों। और याद रखना जो आपके सन के क्वेश्चन अभ्यर्थियों वहां से आपसे 3 से 4 क्वेश्चन इस एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो याद रखना क्लास रामबाण साबित होने वाली है, बस ध्यान से सुन लेना अभ्यर्थियों और ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, क्लास को बस ध्यान से सुन लेना और पूरा जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि गागरोनी तोता किस अभ्यारण्य में पाया जाता है। तो गागरोनी तोता अभ्यर्थियों याद रखना आपका दर्रा अभ्यारण्य अभ्यर्थियों ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है जहां पर गागरोनी तोता पाया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि अरावली पर्वतमाला को किस प्राचीन भूखंड का अवशेष माना जाता है। तो प्राचीन भूखंड का अवशेष गोंडवाना लैंड और बी ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। यानी कि जो अरावली पर्वतमाला है इसको प्राचीन भूखंड का अवशेष माना जाता है। वो अभ्यर्थ तो आपका गोंडवाना लैंड का जो भूखंड का अवशेष है वो माना जाता है। ऑप्शन बी अभ्यर्थ आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न क्या पूछा है
कि अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई किस दिशा में बढ़ती है। ये क्वेश्चन है भैया, तो स्टार लगा के रखना, पेपर में छपने वाला प्रश्न है भाई। तो राइट आंसर भैया तो उत्तर से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम की ओर भैया, तो उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम की ओर आपकी जो अरावली की दिशा भैया तो वो चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है। तो याद रखना भैया, तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भोराट का पठार कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। स्टार लगा के रखना भाई, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन रामबाण साबित होने वाला है। कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक भैया, तो याद रखना जो आपका भोराट का पठार है वो कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य विस्तृत है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो कि मुकुंदरावाड़ा यानी कि मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ किन जिलों में फैली हुई हैं। तो मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो भैया तो झालावाड़ और कोटा 2 जिलों में फैली हुई हैं। और इम्पोर्टेंट है भैया, तो याद रखना ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया, तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है। तो राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है वो अभ्यार तो आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है। यह क्वेश्चन साथ रिपीट हुआ, याद रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया, तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक की विस्तृत पठार कौन सा है। वो पठार अभ्यार तो आपका भोराट का पठार है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अभी मैंने बताया था भैया तो आपको कि भोराट का पठार कहाँ स्थित है। तो गोगुंदा और कुंभलगढ़ तक जो विस्तृत पठार है वो भैया तो भोराट का पठार है। थोड़ा घुमाकर प्रश्न को पूछ लिया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे भैया, तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में स्थित अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन आपको छांटना है भैया, तो यहाँ भैया तो अधिकांश मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। अधिकाधिक मात्रा में भैया तो खनिज पाए जाते हैं, ये ऑप्शन भी इसमें राइट आंसर हो जाता है। यह दुर्लभ वनस्पति यहाँ पाई जाती है, ये ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। यह पश्चिम मरुस्थल को दक्षिण पूर्व से क्षेत्र में बढ़ने से रोकती है, ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है भैया। तो ऑप्शन डी आपके इसमें उपरोक्त सभी हो जाते हैं भैया, तो तीनों ऑप्शन आपके इसमें सत्य कथन हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया, तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है। तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई अभ्यार तो ऑप्शन सी 600 अभ्यार तो 20 किलोमीटर अभ्यार तो अरावली पर्वतमाला की लंबाई मानी गई है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो कि अरावली पर्वतमाला श्रृंखला को स्थानीय भाषा में किस नाम से पुकारा जाता है। तो उसका स्थानीय जो नाम है स्थानीय भाषा में उसको भैया तो आडावल के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि किस जिले में अरावली पर्वतमाला सर्वाधिक विस्तृत है। तो कौन से जिले में सर्वाधिक विस्तृत है ये आपसे पूछा है। ऑप्शन बी अभ्यार तो उदयपुर जिले में सबसे ज़्यादा अभ्यार तो जो आपकी अरावली पर्वतमाला है वो फैली हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से कौन सा पहाड़ी क्षेत्र अलग करता है। तो कौन सा पहाड़ी क्षेत्र भैया तो अलग करता है। क्वेश्चन भैया तो दोबारा समझ लेना कि मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से कौन सा पहाड़ी अलग करता है, कौन सा क्षेत्र अलग करता है। तो आपका मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ भी है तो ये अलग करती हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। एग्जाम में आप यार तो छपने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है भैया तो इसका लेवल आपको इतना हार्ड नहीं आने वाला है। कुछ क्वेश्चन अब भैया तो आपको हार्ड देखने को मिलेंगे, लेकिन आपके जो नॉर्मल आपका एग्जाम का जो पैटर्न है वो रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मालानी पर्वत किस जिले में फैला हुआ है। तो मालानी जो पर्वत है वो किन जिलों में फैला हुआ है आपको बताना है भैया, तो जालोर और बाड़मेर इन 2 जिलों में भैया तो जो आपका मालानी पर्वत है वो फैला हुआ है जालोर और बाड़मेर में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि हर्ष पहाड़ी किस जिले में स्थित है। तो हर्ष पहाड़ी की बात आती है भैया तो ये आपके सीकर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि किस पर्वत श्रृंखला को
महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है? तो महान भारतीय जल विभाजक रेखा के रूप में अभ्यर्थियों आपकी अरावली की पर्वत श्रेणियां वो काम करती हैं। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में औसतन वर्षा कितनी होती है? स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि 80 से 120 सेंटीमीटर अभ्यर्थियों वहाँ पर अभ्यर्थियों दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आपकी वर्षा होती है 80 से 120। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि बाघों की भूमि के नाम के से किस अभ्यारण्य को जाना जाता है? यानी कि सर्वाधिक मात्रा में आपके बाघ कौन से अभ्यारण्य में देखने को मिलते हैं? तो याद रखना जो आपका रणथंभौर का अभ्यारण्य है वहाँ पर अभ्यर्थियों आपके बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपकी स्क्रीन के सामने कि राजस्थान में वृक्षारोपण से संबंधित पंचवटी अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो पंचवटी अभियान अभ्यर्थियों आपसे पूछा है, स्टार लगा के रखना भाई पंचवटी अभियान। ऑप्शन बी 11 जुलाई 2007 को अभ्यर्थियों सन याद रखना। ये सन से अभ्यर्थियों जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अभ्यर्थियों आपको याद रखने। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि जवाहर सागर अभ्यारण्य की स्थापना कब की हुई? तो जवाहर सागर जो अभ्यारण्य है इसकी स्थापना सन आपसे पूछे 1975 में अभ्यर्थियों जवाहर सागर अभ्यारण्य की जो स्थापना होती है 1975 ईस्वी में होती है। ऑप्शन सी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर अभ्यारण्य को राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया था? स्टार लगा के रखना भाई एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो राष्ट्रीय दर्जा अभ्यर्थियों आपसे पूछा है 1980 ईस्वी में 1980 ईस्वी में अभ्यर्थियों सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन अभ्यर्थियों रामबाण साबित होने वाला है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य की बात आती है वो अभ्यर्थियों आपके उदयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा कि रणथंभौर अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल की बात आती है अभ्यर्थियों तो 272 वर्ग किमी अभ्यर्थियों उसका क्षेत्र है। ऑप्शन है सी आपका इसमें राइट आंसर। थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है भैया तो ऑप्शनों में, इसको आप सही कर लीजिएगा। ऑप्शन है भैया तो ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में वन्य जीव कॉरिडोर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो याद रखना भैया तो ये आपसे करंट अफेयर के पर्पज से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो राजस्थान में वन्य जीव कॉरिडोर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो अब या तो सवाई माधोपुर से कोटा तक किया जाएगा। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न क्या पूछा है कि राजस्थान में ऑपरेशन खेजड़ी कब प्रारंभ किया गया? तो राजस्थान में ऑपरेशन जो खेजड़ी है उसका प्रारंभ भैया तो 1991 में होता है। 1991 ईस्वी में खेजड़ी ऑपरेशन की शुरुआत होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न भैया तो आपसे क्या पूछा है कि भारत के किस राज्य में गोंडवाना पाया जाता है? तो गोंडवाना अभ्यारण्य तो कहाँ पाया जाता है? गुजरात और राजस्थान इन दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। जो आपका गोंडवाना है वो इन दोनों राज्यों में पाया जाता है, गुजरात और आपका राजस्थान। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि चंबल नदी किस जिले से होकर गुजरती है? तो चंबल नदी के बारे में याद रखना भैया तो ये आपके धौलपुर जिले से जरूर गुजरती है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि सोम नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोम नदी अभ्या तो जाखम की सहायक नदी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे अभ्यर्थी। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि दक्षिण से और उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, इस तरह से अभ्यर्थ राजस्थान में बहती है, वो नदी कौन सी है? वो नदी अभ्यर्थ आपकी चंबल नदी है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थ आपसे क्या पूछा है कि महाराणा उदय सिंह ने निम्नलिखित में से किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो किसे अपना
उत्तराधिकारी घोषित किया था महाराणा उदय सिंह ने? तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो जगमाल को, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि दिवेर का युद्ध कब हुआ था? सन आपसे पूछिए, सन इंपॉर्टेंट है भैया, तो याद रखना 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले। तो राइट आंसर भैया तो 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था। स्टार लगा के रखना भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी परिस्थिति कौन सी है? तो एशिया की जो सबसे बड़ी परिस्थिति है वो अभ्या तो आपकी राज्य परिस्थिति मानी जाती है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि मेवाड़ का पितृहंता शासक कैसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का जो पितृहंता शासक है वो राणा उदा को कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि महाराणा अमर सिंह प्रथम की छतरी कहाँ स्थित है, कहाँ पर बनी हुई है? तो महाराणा अमर सिंह की जो छतरी है वो अहाड़ में बनी हुई है भैया, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अहाड़ भैया तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है भैया तो क्या पूछा है कि हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हुरडा जो सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता भैया तो आपसे पूछे किसके द्वारा की गई थी? जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी, ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। याद रखना भैया तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि नेपाल में गोहिल वंश की स्थापना किसने की थी? भाई नेपाल में किसने की थी? कुंभकर्ण के द्वारा मानी गई है, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि अभिनव भट्टाचार्य एवं हिंदू सुल्तान नामक उपाधियां निम्नलिखित में से किस शासक की थी? तो याद रखना भैया तो अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान नामक, ये 2 उपाधियां भैया तो स्टार लगा के रखना, कोई सी भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो महाराणा कुंभा के भैया तो ये दोनों उपाधियां हैं, अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान भैया तो राणा कुंभा को कहा जाता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते। अगला प्रश्न भैया तो आपकी स्क्रीन के सामने कि आवल बावल की संधि निम्नलिखित में से किस किसके मध्य हुई थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया तो एग्जाम की दृष्टि से, राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य आपकी आवल बावल की संधि होती है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है भैया तो राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य आवल बावल की संधि होती है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चम्बल नदी का उपनाम नहीं है? स्टार लगा के रखना भाई। तो चरणवती भी कहा जाता है भैया तो, नित्यावादी नदी भी कहा जाता है, कामधेनु भी कहा जाता है, ये भैया तो आपका ये वशिष्ठ ये भैया तो नहीं कहा जाता। इन तीनों को याद रखना, तीनों में से कोई सा भी आपके एग्जाम में छप सकता है। चरणवती भैया तो, नित्यावादी और कामधेनु, इन तीनों नामों से चम्बल नदी को पुकारा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि आदि खारी और आदि मीठी कौन सी नदी कहलाती है? वो नदी आपको अभ्या तो लूणी नदी, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की वह नदी जो 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है, तीनों राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, वो नदी अभ्या तो आपकी माही नदी है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। माही नदी अभ्या तो याद रखना, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि जाखम, सोम, अनास, हरण और मोरल ये किसकी सहायक नदियां हैं भैया? तो याद रखना जाखम, सोम, अनास, हरण और मोरल, ये 5 नदियां भैया तो पांचों नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? ये भैया तो आपकी माही नदी की सहायक नदियां हैं, ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। प्यारे भैया तो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, तो अंतर्राज्यीय सीमा भी है तो वो नदी आपकी कौन सी नदी है? चंबल नदी है, ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभी है तो आपसे क्या पूछा है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? तो मुख्य नदी अभी है तो आपकी चंबल नदी हो जाती है। क्लास को पूरा जरूर देख लेना भैया, तो पूरा क्लास देखने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है भैया तो वो काफ़ी हद तक बढ़ने वाला है। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हो। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है
कि भागवत संप्रदाय का उल्लेख करने वाला राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? स्टार लगा के रखना भाई। सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? तो घोसुंडी का जो शिलालेख है वो भैया तो भागवत संप्रदाय का उल्लेख करता है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान शब्द का प्राचीनतम लिखित प्रमाण किस शिलालेख में मिलता है? तो किस शिलालेख में भैया तो मिलता है? तो बसंतगढ़ शिलालेख में जो राजस्थान का जो लिखित शब्द है, लिखित प्रमाण है, वो आपके बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन बी भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है वो कौन सा अभिलेख है? बड़ली का शिलालेख। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। जो है तो राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है बड़ले का शिलालेख। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है? क्लास को बस भैया तो आपको ध्यान से सुनना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, रिवीजन आपका फटाफट होने वाला है। ये क्वेश्चन है भैया तो आपकी स्क्रीन के सामने कि राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? तो वैष्णव संप्रदाय से भैया तो आपका जो घोसुंडी का शिलालेख है वो भैया तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और प्राचीनतम अभिलेख है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन भैया तो आपसे क्या पूछा है कि नांदसा यूप याद रखना भैया तो कि नांदसा यूप का स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये भैया तो आपको भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल है राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन भैया तो आपसे क्या पूछा है कि वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है वो अभ्या तो कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति, जिसका अभ्या तो लेख 1460 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखना भैया तो रामबाण साबित प्रश्न होने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भैया तो कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति, जिसमें महाराणा कुंभा का जो लेखन है वो भैया तो इतिहास है उस पर प्रकाश पड़ता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भैया तो आपसे क्या पूछा है कि कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के लेखक कौन है? तो कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के लेखक भैया तो आपको बताने हैं तो महेश भैया तो महेश आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में अशोक का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान में जो अशोक का शिलालेख है वो अभ्या तो आपका बैराट से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन भैया तो आपसे क्या पूछा है? अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि आमेर के कछवाहा शासकों का रघुवंशी तिलक के नाम से किस अभ्या तो शिलालेख में उल्लेख किया गया है? तो किस शिलालेख में अभ्या तो उल्लेख किया गया है? ये भैया तो आमेर का लेख में। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल है राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन भैया तो आपसे क्या पूछा है कि प्राचीनतम पुरातात्विक स्थल गरदड़ा किस नदी के किनारे विकसित हुआ है? तो याद रखना भैया तो ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में देखने को पाया जाता है, स्टार लगा के रखना भाई। अभ्या तो जो आपका छाजा स्थान है यहाँ पर अभ्या तो विकसित हुआ है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन भैया तो आपसे क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन भैया तो आपसे पूछा है कि तरखान वाला डेरा जहां आर्य संप्रदाय के संप्रदाय मिले हैं वो कहाँ पर स्थित है भैया तो तरखान वाला डेरा याद रखना भैया तो क्वेश्चन नया है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन भैया तो सी श्री गंगानगर भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राज्य में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थान कौन सा है? तो राज्य में जो बौद्ध धर्म है इसका प्रमुख स्थान अभ्या तो आपको बताना है। तो बैराठ अभ्या तो आपको इसमें राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए बैराठ अभ्या तो जो बौद्ध धर्म का भैया तो प्रमुख स्थान माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न कि बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे कौन सा पूरा स्थल है? तो बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे भैया तो कौन सा स्थल है? तिलवाड़ा भैया तो स्थल है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि डिडकर पुरातात्विक स्थल किस जिले में विकसित हुआ है? तो डिडकर भैया तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, अलवर में भैया तो ये विकसित हुआ है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि इस बार प्राचीन औद्योगिक बस्ती जहाँ से लोहा गलाने की प्रमाण मिले हैं वो कहाँ पर स्थित है?
तो याद रखना भैया तो इस वाल प्राचीन औद्योगिक बस्ती, ये भैया तो आपके उदयपुर से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना भाई, ये क्वेश्चन आपके सिलेक्शन पर डिपेंड है भैया तो, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे आपसे 10 से 15 क्वेश्चन भैया तो आपसे डीपली पूछे जाएंगे, बिल्कुल सरल, पूरे क्वेश्चन आपसे बिल्कुल सरल नहीं पूछे जाएंगे। आपकी मेरिट डिसाइड करेगी भैया तो कि आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछने। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है, अगला एक प्रश्न की बात कर लेते हैं कि भूकंप व तंदूर के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ये भैया तो आपकी कालीबंगा सभ्यता ऐसे ही मिले हैं। कालीबंगा आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यहाँ से भैया तो आपका भूकंप और तंदूर के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से, कालीबंगा से। और कालीबंगा आपका जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये पॉइंट कुछ है, याद रखना भैया तो इनको, यहाँ से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न है भैया तो कि प्रतिहार शासक में रोहिले द्वितीय के नाम से जाना जाता है, वो कौन है भैया तो रोहिली द्वितीय के नाम से भैया तो हरिश्चंद्र को जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर में मेड़ता स्थानांतरित की थी। तो मंडोर से मेड़ता भैया तो किस शासक के द्वारा स्थापित की गई थी। तो याद रखना नागभट्ट प्रथम के द्वारा एक प्रतिहार वंश है भैया तो, जिसकी कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी, वो शासक है भैया तो आपका नागभट्ट प्रथम हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस स्त्रोत में गुर्जर प्रतिहार की प्रारंभिक वंशावली मिलती है। तो गुर्जर प्रतिहार की प्रारंभिक वंशावली घटियाला शिलालेख में मिलती है भैया तो, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि चंपानेर की संधि किस किस के मध्य हुई थी। तो चंपानेर की संधि भैया तो महमूद खिलजी प्रथम कुतुबुद्दीन शाह के मध्य हुई थी। क्वेश्चन भैया तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना ऑप्शन डी महमूद खिलजी और प्रथम भैया तो महमूद खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन शाह के मध्य भैया तो जो आपकी चंपानेर की संधि है वो होती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध भैया तो 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो कि 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह प्रथम के आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था। तो मेवाड़ का शासक भैया तो राणा विक्रमादित्य था। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन भैया तो आपसे क्या पूछा है कि महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता करने वाला भामाशाह की जन्मस्थली कौन सी है। वो भैया तो राजसमंद से बिलोंग करते थे। ऑप्शन है भैया तो ऑप्शन सॉरी भैया तो इसमें आपका पाली भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। थोड़ा भैया तो ऑप्शनों में मिस प्रिंट हो जाता है, इसको आप सही कर लीजिएगा। पाली आंसर आपको बिल्कुल सटीक दिए जाएंगे भैया तो, आंसरों की टेंशन भैया तो आप मत लेना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि किस इतिहासकार ने अमर सिंह प्रथम को वीर राजा का वीर पुत्र कहा था। तो भैया तो किसने कहा था। ऑप्शन बी भैया तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा कहा गया था। अमर सिंह को कहा गया था भैया तो ये भी याद रखना, वीर राजा का वीर पुत्र गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा था अमर सिंह के बारे में। अगला क्वेश्चन भैया तो आपसे क्या पूछा है कि मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकण प्रथा पर रोक किसने लगाई थी। तो मेवाड़ में सर्वप्रथम जो डाकण प्रथा है इस पर रोक भैया तो महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा लगाई गई थी। ये क्वेश्चन है भैया तो राजस्थान लेवल के हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो स्टार लगा के रखना, क्वेश्चन है भैया तो इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि मेवाड़ के किस महाराणा के काल में छप्पनिया अकाल पड़ा था। तो छप्पनिया जो अकाल है वो महाराणा फतेह सिंह के काल में पड़ा था भैया तो, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपकी स्क्रीन के सामने कि भैया तो हरित कृषि की कृपा से किस मेवाड़ राज्य प्राप्त हुआ था भैया तो। राइट आंसर की बात की जाए तो इसमें आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है, बप्पा रावल भैया तो मेवाड़ राज्य प्राप्त हुआ था बप्पा रावल को। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन भैया तो आपसे क्या पूछा है कि बप्पा रावल ने किस राजा को परास्त कर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो कौन सा राजा था भैया तो ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अब भैया तो याद रखना मौर्य मान को पराजित कर कर बप्पा रावल ने भैया तो वो भैया चित्तौड़ पर आक्रमण किया था भैया तो, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं।
तो अब या तो 200 क्वेश्चन इस क्लास में नहीं हो पाए, तो कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो हम अगली क्लास में जल्दी कवर कर पाएंगे। चैनल को भैया तो जो भी बच्चा नया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अब भैया तो जो भी विद्यार्थी क्लास को लाइक नहीं किया है वो सभी एक बार लाइक कर दीजिएगा, और एक कमेंट छाप देना भैया तो कमेंट बॉक्स में कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हो। इतना ये 2 काम आपको ज़रूर करना है। मिलते हैं भैया तो अगली क्लास में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।